ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इस क्वेश्चन को समझिए आप क्या कहता है। वो कहता है कि फंक्शन प्रतिलोमी है। फंक्शन प्रतिलोमी का मतलब होता है फंक्शन एक ही आच्छादक है। अच्छा, कोई भी फलन अगर एक ही आच्छादक है उसकी शर्त क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात, इसका प्रांत आर है और अधिकतम घात विषम है। ठीक, अगर प्रांत आर है और अधिकतम घात विषम है इसका मतलब परिसर भी आर ही होगा। ये बात आपको फंक्शन में पढ़ाई जाती है, ध्यान रखें। प्रांत अगर आर है और अधिकतम घात विषम है तो उसका परिसर भी क्या होगा, आर होगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, परिसर आर है इसका। ठीक है, और चूंकि परिसर आर है और वो सह प्रांत के बराबर है, वो किसके बराबर है बेटा, सह प्रांत के बराबर है। तो बताइए फलन कैसा होगा, आच्छादक तो होगा ही होगा। फलन आच्छादक तो होगा ही होगा। यार प्रतिलोमी की दो शर्तें होती हैं, फलन एक ही होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। क्या मेरा फलन आच्छादक है, बिल्कुल है। ठीक, अब आप इसका एक की जांच करोगे, है ना। अच्छा, एक की जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक की जांच करने के लिए हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। कितना आएगा इसका एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स आएगा 3x² प्लस 2 × 2a प्लस 3x प्लस 3 × 2a प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब आप समझना, यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन इस द्विघात का a पॉजिटिव है। ठीक है, इस द्विघात का a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो पाएगा हमेशा। हमें तो फॉर ऑल x बात करनी होती है। हम जब भी बात करते हैं तो फॉर ऑल x करते हैं बेटा, फॉर हम हर x के लिए करते हैं। क्योंकि हर x के लिए चाहिए तो हर x के लिए तो नहीं हो पाएगा, इसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हम लेंगे, ये वाली रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, बस आप कुछ नहीं करना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका d कैसा कर दो, नेगेटिव कर दो। कितना आएगा 4, ये आएगा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 3 × 2a प्लस 1। ठीक है, 4 कॉमन लेकर उड़ा देना तो 4a² आएगा प्लस 12a आएगा प्लस का 9 आएगा माइनस का 18a आएगा और माइनस का 9 आएगा। ठीक है भाई, 4 तो कॉमन लेकर उड़ा ही दोगे, है ना। तो आ जाएगा 9 से 9 कट गया। अब देख लीजिए कितना बच रहा है आपके पास, कितना बच रहा है हमारे पास बच रहा है 4a² माइनस का 9a लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 तो इसमें से 4a² और माइनस का 6 से बच रहा है, सॉरी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 उड़ा दो कॉमन लेकर, तो ये बचेगा a और ये बचेगा 2a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यानी आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा 0 से लेकर और 3/2 तक। ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है, कल को आपसे पूछे प्रतिलोमी है, अब आप कंफ्यूज हो गए प्रतिलोमी क्या है। अरे बेटा प्रतिलोमी का मतलब फलन एक ही की आच्छादक है। अब एक ही की शर्त और आच्छादक की शर्त, एक ही की शर्त क्या थी, dy/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, कोई एक हो। ठीक है, अपने प्रांत में कोई एक हो, तो वो शर्त आपने लगाई है बस। क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए हासमान है। उसने बोला प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए हासमान है। तो हासमान है तो क्या करेंगे भाई, अगर ये हासमान है तो इसका f' लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका f' लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया। यहाँ तक आने के बाद क्या करते हैं, 3 × a प्लस 2 × x², है ना, माइनस का 6ax प्लस का 9a लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया। 3 उड़ा दो कॉमन लेकर। अच्छा, 3 कॉमन लेकर उड़ाओगे तो क्या आएगा, a प्लस 2x² माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। बस अब करना क्या, वही काम जो हम करते थे भाई, क्वाड्रेटिक आ गई, द्विघात आना चाहिए। इसलिए 11th क्लास में द्विघात को बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है। अरे क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब उसका a नेगेटिव हो d भी नेगेटिव हो, a नेगेटिव और d भी नेगेटिव हो। तो शर्त क्या लगेगी बेटा, a प्लस 2 नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। पक्का, तो a लेस देन -2 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अच्छा, d निकाल लेते हैं, d कितना आएगा, d आएगा 4a² माइनस 4 × a प्लस 2 और कितना आएगा 3a और लेस देन इक्वल टू 0। यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 4 उड़ा दो कॉमन लेके तो कितना आ जाएगा, a² आएगा और कितना बचेगा, a² आएगा। 4 उड़ा दो, a कॉमन आ जाता है, a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से a कॉमन आ गया, 4 उड़ गया तो बचेगा 3a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है किसी भी तरह की, आई थिंक। a प्लस 2 3x² आया था, आई थिंक। ठीक है, चलिए बस हो जाएगा। कितना आ गया, a आ गया और ये माइनस का 2a माइनस का 6 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 6 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, -3 और 0, प्लस माइनस और प्लस। कौन सा वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, प्लस वाला। यानी a कितना आएगा, तो यहाँ से a आएगा माइनस अनंत से -3 और यूनियन 0 से अनंत। समझ में आ गया।
ए आएगा माइनस अनंत से -3 यूनियन 0 से अनंत, ये ए आ जाएगा। अच्छा ए आने के बाद अब क्या करना है, कॉमन लेना होता है भाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन का क्या लेना है आपको, कॉमन। समझ आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, -2 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है कि -2 से छोटा होना चाहिए। जब -2 से छोटा होना चाहिए इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी खत्म कर दी आपने। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, माइनस अनंत से -3। कितना आंसर होगा, माइनस अनंत से और -3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई, क्रांतिक बिंदु क्या चीज़ है। क्रांतिक बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर f' 0 हो जाए या विद्यमान ना हो। पहली बात तो देखिए मेरा फलन आप देखिए, मेरा जो फलन है वो अवकलनीय है। कॉस आपको पता है अवकलनीय होता है, साइन एक्स आपको पता है अवकलनीय होता है। तो क्या मेरा फलन अवकलनीय हाँ है। तो जब अवकलनीय है इसका मतलब f' विद्यमान नहीं होगा, ये वाली बात तो खत्म ही हो गई। f' एग्जिस्ट नहीं करेगा वो तो चीज़ ही खत्म हो गई, उस बारे में तो बात ही मत करो। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करनी है, क्या कि f' जहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि f' 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्रांतिक बिंदु एक ही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसका f' निकाला। तो जब मैंने इसका f' निकाला तो क्या आएगा इसका f', इसका f' आएगा -2a sin 2x, है ना, और ये कितना आएगा -cos x, ठीक है। ये आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -cos x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 4a sin x + 1, इसको 0 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, क्रांतिक बिंदु चाहिए तो क्रांतिक बिंदु के लिए f' 0 होना चाहिए, तो हमने 0 कर दिया। लेकिन शर्त यह है कि हमें एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए, और अगर हमें एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए तो cos x तो 0 होगा, इसको तो मैं रोक ही नहीं सकता 0 होने से। तो cos x बराबर 0, और cos x कब 0 होगा बेटा, π/2 पर, यानी एक क्रांतिक बिंदु तो मुझे मिल गया। आप कह रहे हो मुझे ठीक एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए। अरे भाई मुझे अगर एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए वो तो मिल गया, मैं इसको रोक थोड़ी ना सकता हूँ, cos x को 0 होने से मैं नहीं रोक पाऊंगा, ठीक है। तो किसको रोक सकता हूँ, मैं इस पार्ट को रोक सकता हूँ। तो चूंकि मुझे एक क्रांतिक बिंदु मिल चुका है, यानी आ चुका है, इसका मतलब बेटा ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्या समझ में आया बेटा, हमें ये समझ में आ गया कि ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, यानी sin x का जो मान है, sin x का जो मान है वो -1/4a नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई आपको एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए। अगर एक ही क्रांतिक बिंदु चाहिए तो वो तो यहाँ से मिल ही गया ना बेटा, तो इसको ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो और क्रांतिक बिंदु मिल जाएंगे। हमें तो एक ही चाहिए था, वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना अच्छे समझना, अब जो मैं समझा रहा हूँ गौर से देखना। x बताइए कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। अगर x 0 से पाई है तो sin x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ऑब्वियस ही बात है। अरे अगर x 0 से पाई होगा तो sin x 0 से 1 होगा, sin x का ग्राफ बना ले, ठीक है। आप चाहते हो कि sin x इसके बराबर ना हो, यानी -1/4a का मान 0 से 1 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है बेटा कि आप इसका मान 0 से छोटा ले सकते हैं और आप इसका मान 1 से बड़ा ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ तो रही है, आ तो रही है। क्या समझ में आ रही है कि भाई इसका मान मैं 0 से 1 नहीं ले पाऊंगा, 0 या 0 के पीछे जा सकता हूँ, 1 या 1 के आगे जा सकता हूँ, 1 भी नहीं ले सकता, 1 के आगे जा सकता हूँ, 0 या 0 के पीछे जा सकता हूँ, ठीक। तो ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना कभी भी बिग डील रहा नहीं, इनको सॉल्व करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इस वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 4a/4a < 0, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो -1/4 से 0 आएगी। समझ में आ गया, a की जो वैल्यू है वो -1/4 से 0 आएगी, और यहाँ से a की वैल्यू > 0 आएगी। बस तो खत्म, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a की वैल्यू जो आएगी वो -1/4 से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी आएगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि क्या a 0 हो सकता है, क्या a 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, अगर a 0 होगा तो कोई तकलीफ थोड़ी ना है। अगर a 0 हो गया तो क्या मुझे कोई तकलीफ है, नहीं है। अरे a 0 हो जाएगा तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, अगर a 0 हो जाएगा तो ये चीज़ 1 हो जाएगी भाई, तो क्या दिक्कत है, इस केस में भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या a 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब आंसर होगा -1/4 से अनंत, आंसर होगा -1/4 से अनंत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, -1/4 से अनंत, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
उसने बोला क्वेश्चन में फंक्शन जो दे रखा है साइन क्यूब एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, ठीक है। उसने बोला कि पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सीपी का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है क्रांतिक बिंदु नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो उसने बोला कि इस फंक्शन का कोई क्रांतिक बिंदु नहीं है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में। पहली बात ही क्या ये फंक्शन अवकलनीय? हाँ है। इसका मतलब हम एफ डैश एक्स की बात करें कोई मतलब एफ डैश एक्स अवकलनीय, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसकी बात करना बेकार है। हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, फलन अवकलनीय है तो ये बात करना कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसा तो कोई पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं, तो उस बारे में बात करना बेकार है। तो हम किसकी बात करेंगे कि भाई हमें क्रांतिक बिंदु नहीं चाहिए, क्रांतिक बिंदु नहीं चाहिए, इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे एफ डैश एक्स निकालना है और वो जीरो नहीं आना चाहिए इस इंटरवल में। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा इसका एफ डैश एक्स? तो इसका एफ डैश एक्स आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। इसका कितना आएगा? 2a साइन एक्स और कॉस एक्स आ गया। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ गया, माइनस 2a साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अब क्या करेंगे भाई, साइन एक्स कॉमन आएगा, आ गया, कॉस एक्स कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और क्या बचेगा? 3 साइन एक्स आएगा और माइनस का 2a आएगा, ठीक है। और ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई क्रांतिक बिंदु चाहिए ही नहीं, कोई क्रांतिक बिंदु नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप इंटरवल देखो, हमेशा इंटरवल कितना दे रखा है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अरे अगर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में ना तो साइन जीरो होता है ना कॉस जीरो होता है, तो हम लिख देते हैं चूंकि x, ठीक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में साइन एक्स जीरो नहीं होता, कॉस एक्स जीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये तो वैसे ही जीरो नहीं हो रहे, तो अच्छी बात है, ये तो वैसे ही जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो नहीं हो रही, ये चीज़ जीरो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए बस। तो अल्टीमेटली लड़ाई क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 2a जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब क्या करें, अल्टीमेटली क्या चाहिए अब आपको, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a जो है वो 3/2 साइन एक्स नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? हम ये जान रहे हैं कि भाई a का मान 3/2 साइन एक्स नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। लड़ाई इस बात की है कि a का मान 3/2 साइन एक्स अगर नहीं होगा तो हमें कोई क्रांतिक बिंदु नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा x बताओ कहाँ से कहाँ तक है? x है मेरा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पक्का। अगर x मेरा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है तो साइन x मेरा 1/2 से √3/2 होगा, पक्का। 3/2 साइन x मेरा 3/2 साइन एक्स मेरा बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा? 3/2 साइन एक्स मेरा जो होगा बेटा 3/2 यानी 3/4 से और 3√3/4 होगा। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई क्रांतिक बिंदु ना मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई क्रांतिक बिंदु ना मिले। इसका मतलब है कि a का मान 3/2 साइन एक्स नहीं होना चाहिए। 3/2 साइन एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है? 3/4 से लेकर 3√3/4 तक है। इसका मतलब a का मान जो है बेटा वो 3/4 से लेकर और 3√3/4 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी क्रांतिक बिंदु ना मिले तो इसका मतलब मेरा मान ये नहीं होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है, इसने बोला इसका कोई क्रांतिक बिंदु नहीं है, सेम चीज़ लिखी हुई है, तब a का संभव पूर्णांक मान होगा। क्वेश्चन ये है कि इसका कोई क्रांतिक बिंदु नहीं है तो a का संभव पूर्णांक मान होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका एफ डैश एक्स निकालो। क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स कितना आएगा? a² + a - x और क्या आएगा? माइनस का 2 साइन 2x आएगा, ठीक है, प्लस a - 2x, तो a - 2 आएगा। और हम चाहते हैं क्रांतिक बिंदु ना हो तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक ही शर्त लगेगी, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बार बार एक बात समझा करो कि सर क्रांतिक बिंदु की तो दो शर्त होती थी, एक तो एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए था और एक एफ डैश एक्स विद्यमान नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा ये फलन अवकलनीय है, इसलिए हम दूसरी शर्त की बात नहीं करते, केवल एक ही शर्त की बात करते हैं, राइट। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस हो गया यहाँ तक। अच्छा इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे? इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे a + 3 a - 2, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, करेक्ट। और साथ में क्या लिखा हुआ है? माइनस का 4 साइन एक्स कॉस एक्स, या वो जो लिखा रहने दो, माइनस का 2 साइन 2x लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है? a - 2 लिखा हुआ है, और ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। आ गया? अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे भाई? यहाँ तक आने के बाद एक तो a - 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा भाई? माइनस का 2 बचेगा, a + 3 बचेगा और साइन 2x बचेगा और +1 बचेगा, और ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। श्योर है? यहाँ तक आ गए। अच्छा यहाँ तक आने के बाद आगे सुनना अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा भाई? ये भी जीरो नहीं होना चाहिए और ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से पहली बात a 2 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है ना। यहाँ से 2a + 3 साइन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? आपको तो a चाहिए,
आपको तो ये चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1/a+3 का मान 2 sin x के बराबर नहीं होना चाहिए। 1/a+3 का मान 2 sin x के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/a+3 का मान 2 sin x के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, sin x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। क्या मैंने कोई कंडीशन दी है x पर, कोई कंडीशन दी नहीं है, तो सीधी सी बात है sin x होगा -1 से 1 तक। तो 2 sin x कहाँ तक होगा बेटा, तो 2 sin x होगा -2 से 2, 2 sin x होगा -2 से 2। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि 1/a+3 का मान -2 से 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि 1/a+3 का मान -2 से छोटा हो जाए या 1/a+3 का मान 2 से बड़ा हो जाए। बस सीधी सी बात है, आपको ए चाहिए, आपको वो ए चाहिए जिस पे वो जीरो नहीं हो, वो जीरो नहीं हो वो चाहिए, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कौन करेगा, वो आप सॉल्व करोगे इसको, और इसको सॉल्व करना आपका काम है, वो आप सॉल्व करोगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है -7/2 से -5/2। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है -7/2 से -5/2, यानी ए का मान -7/2 से -5/2 के बीच में होना चाहिए। सीधी सी बात है, ए का मान -7/2 से -5/2 के बीच में होना चाहिए। क्लियर। तो आप बताइए -7/2 से -5/2 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है, -3 आता है। कौन सा आता है, -3 आता है। तो आंसर क्या होगा, -3। ठीक। एक लल्लू सवाल आपके लिए छोड़ा है मैंने, आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। उसने पूछा है इसमें सीपी निकालो, सीपी का मतलब क्रांतिक बिंदु निकालो यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट की शर्त आपको बताइए क्या होती है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने की शर्त होती है इसका f'(x) निकालिए, ठीक। तो आपने सबसे पहले इसका f'(x) निकाला, कितना आएगा इसका f'(x)? इसका f'(x) आएगा x - 2 की पावर 2/3 और 2x + 1 का 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, 2x + 1 को रखेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2/3 और x - 2 की पावर 1/3 आएगा। आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आएगा x - 2 प्लस ये आएगा 4x + 2 डिवाइड बाय कितना आएगा 3 × x - 2 की पावर 1/3, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 10 x - 1/3 x - 2 की पावर 1/3। आ गया। अब यहाँ पर दो बातें हैं, कौन कौन सी दो बातें हैं। पहली बात, यहाँ पर पहली बात ये है कि जहाँ पर f'(x) 0 हो जाएगा, है ना, जहाँ पर f'(x) 0 हो जाएगा तो x = 1 पर ही 0 हो जाएगा, x = 1 पर ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x = 1 क्या है, x = 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर f'(x) 0 होगा वो क्रिटिकल है, जहाँ f'(x) विद्यमान नहीं होगा वो क्रिटिकल है। तो x = 1 पर ही 0 हो गया इसलिए क्रिटिकल है, और x = 2 पर, x = 2 पर ये 0 होगा, अनंत हो जाएगा, x = 2 पर अनंत हो जाएगा। इसका मतलब x = 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। समझ में आ गया। तो क्या बोलूँ आंसर, x = 1 एक क्रांतिक बिंदु है और x = 2 भी एक क्रांतिक बिंदु है। तो इसका आंसर होगा x = 1 तथा 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए f(x) दे रखा है उसने, x e की पावर x² - e की पावर -x² - 2x - a दे रखा है। उसने बोला है f(x) जो है वो x1 से x2 में हासमान है, x1 से x2 में हासमान है। तो आपको बताना है x1 + x2 क्या होगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, आपने मुझसे बोला है कि ये x1 से और x2 में हासमान है, आप ऐसा बोल रहे हो, आप मुझसे बोल रहे हो कि ये x1 से x2 में हासमान है। कोई बात नहीं, अगर ये हासमान है तो हमने इसका f'(x) निकाला, क्या निकाला, f'(x) निकाला, ठीक है। हमने f'(x) निकाल लिया, कितना आएगा इसका f'(x)? इसका f'(x) आएगा, इसको रखेंगे x का 1, समझ में आ गया, x का 1, ठीक है ना, x का 1 रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x को रखा e की पावर x² e की पावर -x² और साथ में 2x आएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, 2x का 2 हो जाएगा। और देखिए जब आप अवकलन करते हैं ना तो समाकलन गायब हो जाता है, सबको पता है। जैसे हम अवकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, मेरे पास बचेगा e की पावर x² और -e की पावर -x² <0, ठीक। तो ये चीज़ गई, इसके साथ कट गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। कटने का बचेगा क्या आपके पास, है ना, आपके पास बचेगा 2x² और क्या बचेगा, e की पावर x² बचेगा प्लस e की पावर -x² बचेगा और साथ में क्या बचेगा, <2 बचेगा। कट गया, ठीक है। अब इसको समझो कि क्या होगा भाई, इसको है ना x² को मैं अपॉन में ले जाता हूँ, x² को मैं अपॉन में ले जाता हूँ। बस ध्यान रखिएगा x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया।
अगर एक्स 0 होगा, हाँ ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सच अगर एक्स बराबर 0 होगा तो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है ना, हम क्या चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि x1 से x2 में निरंतर ह्रासमान है, ठीक। अगर ये ग्राफ यानी ये फंक्शन x1 से x2 में निरंतर ह्रासमान है तो क्या होगा, तो हमने f' निकाल के लेस देन 0 कर दिया। तो वो कह रहा है कि जो अंतराल है ना आपका वो x1 से x2 है, यानी पहले अंतराल तो निकालो और जो अंतराल आएगा उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे। तो हमने क्या बोला कि x1 से x2 में निरंतर ह्रासमान है, इसका मतलब क्या करूं भाई मैं, इसका मतलब है, आप समझना, मैं इसका ग्राफ बना के समझा रहा हूं आपको, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर एक समफलन है, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर एक समफलन है, तो ग्राफ लाइक दिस, ठीक। और 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, चूंकि दोनों समफलन है, दोनों समफलन है, दोनों तरफ सिमेट्री है, सिमेट्री है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये पॉइंट अल्फा होगा तो डेफिनेटली पॉइंट माइनस अल्फा होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव लूँ तो, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री है तो जो पॉइंट इस साइड मिलेगा सेम उसी साइड सेम पॉइंट नेगेटिव के साथ उधर मिल जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई तो सेम ही करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, आपको वो पोर्शन सेलेक्ट करना है कि e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर 1/x स्क्वायर से छोटा हो, 1/x स्क्वायर से छोटा हो, 1/x स्क्वायर से छोटा हो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका है, यही तो वो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसमें 1/x स्क्वायर बड़ा है और ये चीज़ छोटी है, ठीक है ना। ये वो पोर्शन है जिसमें 1/x स्क्वायर बड़ा है और ये चीज़ छोटी है। तो बताइए 1/x स्क्वायर इससे बड़ा कब है, वो है माइनस अल्फा से लेकर और प्लस अल्फा के बीच में। और बेटा इसको अगर मैं x1 बोल दूं और इसको बेटा अगर मैं x2 बोल दूं तो बताओ x1 प्लस x2 कितना आएगा, तो x1 प्लस x2 0 आएगा। क्यों, अरे माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0 होता है मैथ्स में, माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो आंसर इज 0। क्लियर, समझ में आ गया, क्या आंसर आएगा 0। क्लियर है, आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 पूछा था, आंसर इज 0। शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, है ना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, है ना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, राइट। इसमें मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा इसके बाद, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको टोटली कराऊंगा, पैटर्न समझा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। पहले आप चीज़ों को समझो, f"x पॉजिटिव है, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलता हूँ मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ, f"x पॉजिटिव है, क्लियर। अरे f"x अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है 2 बातें हैं, या तो ग्राफ कॉनकेव आप बोल दो, या बोल सकते हैं कि f"x वृद्धिमान है। जैसा आपको ठीक लगे वैसे बोलो ना, किसने मना किया है। फिर जैसे ही मेरे को पता चला कि f"x पॉजिटिव है, जैसे ही f"x पॉजिटिव पता चला इसका मतलब क्या है, या तो कॉनकेव बोल दो, या f"x वृद्धिमान है, ठीक है। अगर f"x वृद्धिमान है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा अगर x2 x1 से बड़ा है ना, अगर x2 x1 से बड़ा है तो f"x2 f"x1 से बड़ा होगा महाराज, ये मतलब होता है इसका। समझ में आ गया, मतलब यही होता है और क्या होता है, ठीक है। तो अगर f"x पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ कॉनकेव अप है, इसका मतलब f"x वृद्धिमान है। f"x अगर वृद्धिमान है इसका क्या मतलब है, f"x अगर वृद्धिमान है इसका मतलब है अगर x2 x1 से बड़ा है तो f"x2 f"x1 से बड़ा होगा, या उल्टा बोल सकते थे। तो सबसे पहले काम करते हैं, आपको तो gx के बारे में पता लगाना, आपको तो gx के बारे में पता लगाना है, तो आपने g'(x) निकाला, क्या आएगा g'(x आएगा f'(x माइनस f'(1 माइनस x। क्लियर। अब समझना क्या करने वाला हूं,
क्या आपको पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? नहीं पता भैया, नहीं पता हमें कौन बड़ा है, नहीं पता। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? लेट, मैं मान लेता हूँ लेट कि ये इससे बड़ा है। मान लिया। कोई 2 बातें हो सकती है, दोनों लेके चलूंगा मैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, क्या ये इससे बड़ा है? बिल्कुल है। अच्छा ये बताओ, अरे ये इससे बड़ा होगा तो क्या होगा? ये चीज़ पॉजिटिव होगी। अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो बताइए जी एक्स कैसा होगा? वृद्धिमान होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि हाँ, जब ये इससे बड़ा है तो जी एक्स वृद्धिमान है? बिल्कुल है। अब आप एक चीज़ सोचना, अगर एफ डैश एक्स एफ डैश 1 माइनस एक्स से बड़ा है, सुनना उल्टा सोच रहे हैं पर, ठीक है, कि एफ डैश वृद्धिमान था, हाँ है, ठीक है ना। ऐसा है तो ऐसा होगा, बिल्कुल है। तो ऐसा है तो ऐसा भी तो होगा। अगर आप एफ डैश हटाओगे दोनों तरफ से तो असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फलन तो वृद्धिमान, एफ डैश तो वृद्धिमान है। अरे एफ डैश वृद्धिमान है, इसका क्या मतलब है? एफ डैश वृद्धिमान है इसका मतलब जब मैं दोनों तरफ से एफ डैश हटाऊंगा तो असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक्स 1 माइनस एक्स से बड़ा होगा, यानी एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी। क्लियर? अरे क्लियर? हाँ क्लियर। क्या? अगर तुम ऐसे हो तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये वृद्धिमान है। ये वृद्धिमान कब है? जब एक्स हाफ से बड़ा है। तो क्या आंसर दे दूं? एक्स अगर हाफ से लेकर 1 तक है तो मेरा जी एक्स कैसा है? वृद्धिमान है। क्लियर? अच्छा अब बात आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है? अब दूसरा वाला केस बना लो। दूसरा वाला केस क्या कहता है? उल्टा बनाओ, क्या दिक्कत आ रही है? दूसरा केस उल्टा बनाओ। क्या? अगर एफ डैश एक्स एफ डैश 1 माइनस एक्स से छोटा भी तो हो सकता था। अगर एफ डैश एक्स एफ डैश 1 माइनस एक्स से छोटा हो गया तो ये चीज़ नेगेटिव हो गई, बिल्कुल ठीक है। अगर जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो जी एक्स आसमान हो गया। क्लियर? दूसरी बात, एफ डैश एक्स वृद्धिमान है तो एफ डैश हटाने पर असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स हाफ से छोटा है। एक्स हाफ से छोटा है। अगर एक्स हाफ से छोटा है तो जी एक्स आसमान है, यानी एक्स 0 से हाफ है। एक्स अगर 0 से हाफ है तो जी एक्स आपका आसमान है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि 0 से लेकर हाफ में जी एक्स आसमान होगा और हाफ से लेकर 1 में जी एक्स वृद्धिमान होगा। और अगर इसका ग्राफ बनाऊं जी एक्स का, जिसका जी एक्स का ग्राफ, तो 0 से हाफ में आसमान और हाफ से 1 में वृद्धिमान। तो बताइए जी एक्स का मिनिमा कब मिलेगा? जी एक्स का मिनिमा कब मिलेगा? एक्स बराबर हाफ पर जी एक्स का मिनिमा मिलेगा आपको। एक्स बराबर हाफ पर जी एक्स का क्या मिलेगा बेटा? मिनिमा मिलेगा आपको। समझ आ गया? एक्स बराबर हाफ पर जी एक्स का क्या मिलेगा? अरे मिनिमा मिलेगा, और क्या मिलेगा? मिनिमा ही मिल रहा है, खत्म कहानी। ठीक, अब जिसने क्वेश्चन कर लिया वो सेकंड खुद करेगा। ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको खुद ही करना है भाई, कोई नहीं आएगा आपको करने के लिए बार बार सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, सेकंड वाला। ठीक, तो ध्यान रखना, आपको यहाँ वीडियो रोकना है, वीडियो रोक के सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपको वीडियो वापस चालू करना है, फिर अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करना है। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है। क्या है? एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है। तो पहली बात, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ कॉनकेव अप, और यूँ कह सकते हो कि एफ डैश एक्स हासमान होगा। अगर एफ डैश एक्स हासमान है, इसका क्या मतलब है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ डैश लगाने पर चिन्ह बदल जाएगा। एफ डैश लगाने पर चिन्ह बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम जी डैश एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जी डैश एक्स निकालते हैं। तो जी डैश एक्स कितना आएगा? 2 एफ डैश एक्स बाई 2 इंटू 1/2, ठीक है, माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, आ गया ना। तो 2 इंटू एफ डैश एक्स बाई 2 का 1/2, ये आ जाएगा। क्लियर? आ गया। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 बातें हैं वापस समझते हैं। अरे 2 बातें कौन सी होती हैं? हर बार 2 ही बातें होती हैं दुनिया में। कौन कौन सी? पहली बात क्या? पहली पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ इससे बड़ी हो, ये चीज़ इससे बड़ी हो। अगर ये इससे बड़ा होगा तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो जी एक्स वृद्धिमान होगा। क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और, अगर एफ डैश एक्स बाई 2 एफ डैश 2 माइनस एक्स से बड़ा है, अगर एफ डैश एक्स बाई 2 2 माइनस एक्स से बड़ा है, चूंकि एफ डैश आसमान है तो एफ डैश हटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो जैसे ही मैं एफ डैश हटाऊंगा तो चिन्ह बदल गया, तो इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा?
3x/2 लेस देन 2 यानी x लेस देन 4/3 आएगा। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं 0 से लेकर 4/3 में? बिल्कुल बोल सकते हैं। 0 से 4/3 में gx वृद्धिमान है। 0 से लेकर 4/3 में gx वृद्धिमान है। 0 से लेकर 4/3 में gx वृद्धिमान है। ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा केस बनाइए। दूसरा केस आप बना लेंगे मेरे ख्याल से, तो है ना। तो दूसरा केस अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा भैया, f'(x/2) f'(2 - x) से छोटा है। अगर f'(x/2) f'(2 - x) से छोटा है तो ये चीज़ नेगेटिव हो गई। ये चीज़ नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है g' नेगेटिव हो गया, gx क्या हो गया, हासमान हो गया। एक चीज़ और, चूंकि ये इससे छोटा है तो जब आप f' हटाएंगे तो वापस चिन्ह बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि f' हासमान है। चीज़ों को समझो, f' हासमान है। क्लियर? तो यहाँ से x आएगा 4/3 से बड़ा। कहाँ तक? 2 तक। 4/3 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। तो 4/3 से लेकर 2 तक gx हासमान है। बिल्कुल है। ठीक है। 4/3 से लेकर 2 तक gx हासमान है और 0 से 4/3 में gx वृद्धिमान है। मतलब क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन होगी बेटा इस बार ऐसी, क्या कि 0 से 4/3 में बढ़ेगा और 4/3 से 2 में घटेगा। ठीक है ना। थोड़ा काफ़ी दूर बना दिया मैंने, यहाँ बना लीजिए, ये लीजिए सर। ठीक। तो 0 से 4/3 में बढ़ेगा और 4/3 से 2 में घटेगा। तो 4/3 पर क्या मिलेगा बेटा, है ना। 4/3 पर क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक। 4/3 पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ठीक, ये उन्हीं की कॉपी है सेम। पिछले वाला जो क्वेश्चन था और उसका जो पिछले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्टाइल वही है, क्वेश्चन का स्टाइल वही है। थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की हमने क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हमने बेटर कर दिया है, लेकिन साफ लिखा हुआ है f'(x) पॉजिटिव है। ठीक है। ये लाइन आप समझ लीजिए, f'(x) पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या करें अगर f'(x) पॉजिटिव है तो? ठीक है। अगर f'(x) पॉजिटिव है इसका मतलब है बेटा, पहली बात, अगर f'(x) पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f'(x) वृद्धिमान है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, दो क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई f'(x) पॉजिटिव का मतलब f'(x) वृद्धिमान है। अब मेरे को gx के बारे में पूछना था तो हमने g' निकाला। हमने क्या निकाला? g' निकाला। कितना आएगा? f'(x²/2) आएगा और साथ में x आएगा। ठीक है। इधर कितना आएगा? इधर f'(6 - x² आएगा और साथ में माइनस का 2x आएगा। ठीक। तो 2 इंटू f'(x²/2) आएगा और x²/2 का 2x यानी x आएगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? यस, 2 तो आएगा साथ में, ये आ जाएगा। ठीक, आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद पूरे में से 2x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा भाई? f'(x²/2) बचेगा और क्या बचेगा? प्लस f'(6 - x² बचेगा। ठीक है। ओके। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर प्लस था और यहाँ माइनस 2x था, राइट। यह माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आपने कर लिया। डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएशन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 फिर f का f'(x²/2) x²/2 का x हो गया बेटा। फिर इसका f'(6 - x² माइनस 2x हो गया। 2x कॉमन आ गया, ये जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? मुझे तो वृद्धिमान की बात करनी थी। इस बार मैंने सिर्फ आपसे वृद्धिमान का अंतराल पूछा है। किसका पूछा है? वृद्धिमान का। तो अब क्या करेंगे? तो वृद्धिमान में अब 2 बातें हो सकती हैं, सुनना अच्छे से। पहला केस है ना, केस फर्स्ट, जब x पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो, ठीक है ना, x क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है। x पॉजिटिव हो, साथ में ना उसी टाइम पर ये चीज़ भी पॉजिटिव हो, ये चीज़ भी पॉजिटिव हो। क्वेश्चन अच्छा है ना। पिछले 2 लॉस बेटर है। क्यों है? अरे वहाँ पर कुछ वो सिंपल था थोड़ा सा, यहाँ पर x भी साथ में आ रहा है। 2 केस बनाने पड़ेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। पहला केस ये नेगेटिव ये नेगेटिव, दूसरा केस। समझ में आ गया? तो पहला केस लिया जब ये पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या होगा? f' वृद्धिमान है। अगर f' वृद्धिमान है तो क्या होगा? देखते जाना भाई। f'(x²/2) है ना, और यहाँ पर क्या आएगा? f'(6 - x²। अरे जब f' वृद्धिमान है इसका मतलब वृद्धिमान का चिन्ह हटाने पर, यानी f' हटाने पर क्या होगा? असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें भाई? यहाँ तक आने के बाद उसको सॉल्व करो, है ना। यहाँ से रोड यहाँ जा रही है तो ये आएगा 3x²/2, है ना। 3x²/2 > 6। तो यहाँ से x² > 4 आएगा। तो यहाँ से x 2 से बड़ा आएगा और -2 से छोटा आएगा।
एक्स 2 से बड़ा आएगा और माइनस 2 से छोटा आएगा, ठीक है। एक्स 2 से बड़ा आएगा और माइनस 2 से छोटा आएगा, क्लियर। अब आप लेकर क्या चले थे, आप लेके चले थे ग्रेटर देन 0। जब आप ग्रेटर देन 0 लेकर चले हो तो 0 से बड़ा तो लेके ही चले थे आप। जब 0 से बड़ा लेकर चले थे तो ग्रेटर देन 2 ही ले पाओगे बेटा। ये वाला पार्ट आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, राइट। तो पहला इस केस नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 2 से अनंत। केस नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा 2 से अनंत। केस नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा 2 से अनंत, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड बनाइए। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, x नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अरे ऑब्वियस ही बात है, x नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगी लेस देन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। क्यों, अरे एफ डैश तो वृद्धिमान है। अगर एफ डैश वृद्धिमान है तो चिन्ह हटाने पर, एफ डैश हटाने पर चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ लेस देन 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर लेस देन 4 आएगा तो बताइए x कहाँ से कहाँ तक आएगा। अरे x तो -2 से 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। आप क्या लेकर चल रहे थे, आप क्या लेकर चल रहे थे, आप तो x लेस देन 0 लेकर चल रहे थे। अगर आप x लेस देन 0 लेकर चल रहे हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉमन -2 से 0, ठीक, समझ आ गया। तो केस नंबर 1 से मिला था 2 से अनंत, केस नंबर 2 से मिला -2 से 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, अगर वृद्धिमान की बात करता है तो आंसर होगा -2 से 0 यूनियन 2 से अनंत। -2 से 0 यूनियन 2 से अनंत, ये वृद्धिमान का आंसर है। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ वृद्धिमान पूछा था, इसलिए इसका आंसर होगा -2 से 0 यूनियन 2 से अनंत। केस नंबर सेकंड से आंसर ये आया था और केस नंबर फर्स्ट से आंसर आया था 2 से अनंत, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, अल्टीमेट क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, ठीक है। अब सुनना, इस क्वेश्चन को समझना, सुनना अच्छे से और फिर देखना क्या करने वाला हूँ मैं। सी का वह मान ज्ञात करो, या सी का वह मान ज्ञात करो, या अंतराल ज्ञात करो बेसिकली, जिसके लिए वक्र x⁴ + cx³ + 12x² - 5x + 2 एक रेखा द्वारा 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, द्विघात का हम ग्राफ बना लेते हैं। द्विघात का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन x⁴ का ग्राफ कैसे बनाऊंगा वो तो मुझे आता नहीं है। लेकिन आप इसका लीडिंग गुणांक देखो, आप समझते हो लीडिंग मतलब समझ लो ना, x⁴ को देखो, जो आगे होता है सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको देखते हैं। अगर मैं टेंडिंग टू अनंत लूंगा तो भी अनंत की पावर 4 अनंत को अप्रोच करेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं टेंडिंग टू माइनस अनंत लूंगा तो भी माइनस अनंत की पावर 4 अनंत को ही अप्रोच करेगा। तो टेंडिंग टू अनंत पर भी अनंत को अप्रोच कर रहा है और टेंडिंग टू माइनस अनंत पर भी अनंत को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्राफ प्लस अनंत और माइनस अनंत दोनों पर ही किसको अप्रोच करेगा बेटा, दोनों ही केस में ग्राफ अनंत को ही अप्रोच करेगा। आप कल को सोचो x³ आता है, ये आया, प्लस अनंत पे अनंत का क्यूब यानी प्लस अनंत को अप्रोच करेगा, माइनस अनंत का क्यूब माइनस अनंत में माइनस अनंत का क्यूब माइनस अनंत को अप्रोच करेगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट से हमें एक आइडिया लगता है कि ग्राफ कैसा जा रहा होगा, ठीक। तो ये बात तो तय है कि प्लस अनंत तो माइनस अनंत पे ऐसे जा रहा होगा। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी, तो पहली पॉसिबिलिटी ग्राफ ऐसा जा रहा हो, ठीक, समझ में आ गया। ये मत समझना ये एक्स अक्ष को कट करे ना करे, दोनों बातें हो सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ। ग्राफ हो सकता है एक्स अक्ष के नीचे से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक रफ आइडिया चाहिए। रफ आइडिया क्या चाहिए कि टेंडिंग टू अनंत पर भी अनंत जाना चाहिए और टेंडिंग टू माइनस अनंत पर भी अनंत जाना चाहिए, यानी ग्राफ की एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ग्राफ की क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, कल को बाद में मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, एक्स अक्ष के नीचे जाएगा नहीं जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। जो मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए या जो मुझे आंसर चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पर कि ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब आप चाहते हो कि एक रेखा, दुनिया की कोई भी एक रेखा जिसको 4 जगह कट करे, अब इसको 4 जगह कट करे तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना यार, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं रेखा बनाऊंगा तो 2 जगह कट करेगी, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा कि या तो ग्राफ ये और ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये होना चाहिए। सर अब बताइए सर क्वेश्चन कैसे करें, आप तो ये समझाओ कि सर क्वेश्चन कैसे करूं। बेटा आप सुन, चूंकि ये वक्र एक रेखा द्वारा 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो अब आप समझना, कॉन्केविटी समझते हैं। कॉन्केविटी मैंने आपको बताई थी, कॉन्केविटी में एक बार और समझा दूँ आपको, ठीक है। देखिए ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, यहाँ पर टेंजेंट कर्व के नीचे है, यहाँ पर टेंजेंट कर्व के ऊपर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज हो रही है,
इस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केविटी चेंज कैसे हो रही है भाई, अगर यहाँ पर टेंजेंट नीचे है तो कॉन्केव अप, यहाँ पर टेंजेंट ऊपर है तो कॉन्केव डाउन, ये होता है ना। तो कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन जा रही है, इसका मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रही है। जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट पर या तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होती है उसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, और नति परिवर्तन बिंदु पर या तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या डबल डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करने वाली सिचुएशन तो यहाँ नजर आई नहीं थी क्योंकि एक बहुपदी फलन है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो होने वाली पॉसिबिलिटी है, राइट। अब सुनना, ये ग्राफ अगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे गया यहाँ पर, तो यहाँ जाके कॉन्केविटी चेंज हो गई किसी पॉइंट पर, डेफिनेटली चेंज हो गई होगी, ठीक है। कैसे चेंज हो गई कि यहाँ पर हम देखेंगे तो टेंजेंट नीचे है और यहाँ पर देखेंगे तो टेंजेंट ऊपर है, तो एक कॉन्केविटी यहाँ पर चेंज होगी किसी एक पॉइंट पर, एक नति परिवर्तन बिंदु यहाँ मिलेगा। फिर आगे बढ़ो है ना, यहाँ पर टेंजेंट ऊपर है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फिर आगे जाके वापस कॉन्केविटी चेंज हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है, दिख रहा है आपको, कॉन्केविटी है ना, नीचे आ रही है, सब जगह नीचे आ रही है, ठीक है। तो दो जगह कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केविटी दो जगह कहाँ चेंज हो रही है, एक तो कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और एक कहीं यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, दो जगह कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कैसे कि यहाँ टेंजेंट नीचे था फिर ऊपर हो गया, फिर ये ऊपर था फिर नीचे हो गया, तो दो जगह कॉन्केविटी चेंज हो रही है, यानी दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये इस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये रेखा इस वक्र को चार जगह पर कट करती है, इसका मतलब दो जगह पर नति परिवर्तन बिंदु आएगा, इसका मतलब दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और अगर दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब है दो जगह पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए और दो अलग अलग पॉइंट्स पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो, तो d/x निकालते हैं पहले, कितना आएगा भाई, 4x³ प्लस 3c(x² प्लस 24x माइनस 5, ठीक। फिर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो, कितना आएगा इसका, 12x² प्लस 6c(x माइनस प्लस 24, आ गया डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन आने के बाद मैंने क्या बोला, डबल डिफरेंशिएशन दो जगह पर जीरो होगा। अगर दो जगह पर जीरो होगा, दो अलग अलग जगह पर जीरो होगा, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो अलग अलग मूलों पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर, दो अलग अलग वास्तविक बिंदुओं पर जीरो हो रही है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो वास्तविक मूल हैं, वास्तविक तथा भिन्न मूल हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो वास्तविक और भिन्न मूल हैं, इसका मतलब उसका डी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो उसका डी कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा। डबल डिफरेंशिएशन दो अलग अलग तथा वास्तविक बिंदुओं पर जीरो होगा, इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होगा। उसका डी ग्रेटर देन जीरो का डी कितना आएगा, इसका डी आएगा 36c² माइनस 4 इंटू 12 इंटू 24 ग्रेटर देन जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। 36, तो 36 कितना होता है, इसको लिख लेते हैं 8 इंटू 3, 12 3 36, 36 उड़ा तो क्या बचेगा, c² बचेगा, c² माइनस 32 बचेगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो बचेगा, यानी c² ग्रेटर देन 32 बचेगा। तो c या तो √32 से बड़ा होगा या माइनस √32 से छोटा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, इट्स वेरी गुड, बहुत ही शानदार पैटर्न है इस क्वेश्चन का। द पैटर्न इज वेरी गुड, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे फील करते कि ये रेखा इस वक्र को चार जगह कट करेगी, तो इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट, मतलब इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे, तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जेई 2013 में आया था। शानदार क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और जेई के क्वेश्चन तो हमेशा देखने ही चाहिए, क्योंकि जेई के क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको हमेशा, ठीक। और ये क्वेश्चन मतलब इतना यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है डेफिनेटली। एक ही बार एक्स टाइप के क्वेश्चन आपको 2-3 मिल जाएंगे जो जेई में आए हुए हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया। अच्छा, अब करना क्या है, देखिए, सबसे पहली बात आपको बोला है कि एक एफ एक्स जो है वो दो बार है, एक फलन है एफ एक्स, ठीक है,
ये 2 बार अवकलनीय फलन है, यानी 2 बार अवकलनीय का मतलब इसका एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान है, ठीक है। अच्छा 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 0 है, साथ में उसने ये कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप हमेशा सोचोगे कैसे, आपको ये सोचना है कि ये जो e की पावर x है मैं क्या करूँ उसका भाई, तो हम दोनों तरफ e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने e की पावर माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप घूरोगे, है ना, लगातार देखोगे, तो पता है क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है वो e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का 2 बार अवकलन लिखा हुआ है। आप इसका 2 बार अवकलन करके देख लो, यही आ जाएगा 100%, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर इसका पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स को रखेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स आएगा, और ये आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। फिर जब आप दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। अच्छा इसका कितना आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स आएगा, और प्लस ये आ ही जाएगा, ठीक है। सेम दिख रहा है आपको, है ना, यही सेम चीज़ दिख रही है आपको, दिख गई होगी, ठीक। तो कहने का मतलब जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा, ये एक्सप्रेशन जो है इसका 2 बार अवकलन है, श्योर। अच्छा 2 बार अवकलन है, कोई बात नहीं। अब आगे की चीज़ समझो, मुद्दे की बात करते हैं अपन, तो मुद्दे की बात समझो, ठीक है। क्या मैं इस फलन को gx नाम दे दूं, मान लेते हैं gx है, दे दिया। तो क्या इसका डबल डिफरेंशिएशन, क्या इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है? हाँ है, ठीक है। क्या इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है? बिल्कुल है। क्या gx का डबल डिफरेंशिएशन, अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन 1 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो क्या इसका, चूंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, gx का ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, कॉनकेव अप होगा। कैसा होगा, कॉनकेव अप होगा। क्लियर? चूंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी कॉनकेव अप, यानी ग्राफ की जो शेप आएगी डेफिनेटली ऐसी आएगी, ठीक है। तो जब मैं gx का ग्राफ बनाऊंगा, gx है कौन, gx तो e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स है, gx तो यही है, ठीक है। इसका ग्राफ कॉनकेव अप आएगा डेफिनेटली, यानी ग्राफ की शेप ऐसी ही आएगी। और एक चीज और, 0 पर वैल्यू f की 0 है और 1 पर भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 पर इसकी वैल्यू 0 है और 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 है। तो आप सोचो ग्राफ कैसा बनेगा, सोचना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज अब सोचनी है आपको, क्या सोचनी है कि मेरे को 0 से 1 में ही ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो 0 से 1 में जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, अरे यार 0 पर भी वैल्यू 0 है और 1 पर भी वैल्यू 0 है, और ये तय है कि ग्राफ की शेप ऐसे ही आनी है। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो कॉनकेव अप है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ग्राफ ऐसे ही जाएगा। क्यों जाएगा भाई? अरे जाएगा क्योंकि ग्राफ तो कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है तो शेप ऐसी ही आएगी भाई, शेप को ऐसे ही आना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव अप है। और 0 पर भी वैल्यू 0 है और 1 पर भी वैल्यू 0 है, तो ग्राफ की जो शेप होगी दैट विल बी लाइक दिस, हो गई। अच्छा अब आप बताओ, शेप अगर ऐसी है, ठीक, तो ये ग्राफ आप देखकर बताओ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है कि एक्स अक्ष के ऊपर है? एक्स अक्ष के नीचे है। तो चूंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है, इसका मतलब ये gx कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या मैं लिख दूं gx नेगेटिव है? बिल्कुल है सर, ठीक है। 0 और 1 में पूछ रहा है वो, 0 और 1 शामिल नहीं है इसमें, इसलिए नेगेटिव लिख दीजिए आप सिर्फ, ठीक है। क्योंकि x आपका 0 से 1 है, 0 और 1 शामिल नहीं है, इसका मतलब gx नेगेटिव है। तो 0 कब होगा, 0 पर, 0 कब होगा, 1 पर, 1 और 0 तो मेरे पास है ही नहीं, तो gx कैसा है, नेगेटिव है, पक्का। तो gx इज नेगेटिव, पक्का है। अगर gx नेगेटिव है तो gx कौन था भाई, gx तो आपका e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स था। gx कौन था आपका, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स था। अब आप बताइए, आप सोच के बताइए, टर्म तो पॉजिटिव है, यस, e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। तो आप बताइए जब e की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव कौन हुआ, नेगेटिव होगा बेटा तेरा एफ एक्स। नेगेटिव कौन होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा। तो आंसर इज एफ एक्स इज नेगेटिव, आंसर इज एफ एक्स इज नेगेटिव, आंसर इज एफ एक्स इज नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा बेटा, 4th। समझ में आ गया, एफ एक्स इज नेगेटिव, तो आंसर इज 4th, राइट।
तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है आपका कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा सत्य है, तो सत्य है कि एफ नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ की शेप ऐसे आएगी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कहता है इसका, है ना। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो देखिए, बी पार्ट कहता है कि यदि फलन, है ना, यदि फलन e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स 0 से 1 में x बराबर 1/4 पर न्यूनतम मान रखता है। ये कहता है कि ये फलन 1/4 पे न्यूनतम मान रखता है। कौन सा फलन? ये वाला फलन। वो कह रहा है कि इस फलन का 1/4 पर न्यूनतम मान आएगा। तो देखते हैं, अभी हमने इसका अवकलन निकाला, ठीक है। तो इसका अवकलन आएगा, इसको रखेंगे एफ एक्स का एफ डैश एक्स, है ना, और ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, कितना आएगा? ई की पावर माइनस एक्स आएगा, साथ में क्या आएगा? एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स आएगा। आ गया। अब ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है। जब ये टर्म पॉजिटिव है तो अब बताओ सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब आप कह रहे हो कि 1/4 पर मिनिमा है, ऐसा आप कह रहे हो कि 1/4 पर मिनिमा है। अरे यार, अगर 1/4 पर मिनिमम है तो शेप कैसे आनी चाहिए? आप सोच के जवाब देना। 1/4 पे मिनिमा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? 1/4 पे मिनिमा है मतलब ग्राफ की शेप ऐसे आनी चाहिए। और अगर शेप ऐसे आनी चाहिए तो 1/4 के पीछे ग्राफ डिक्रीज करना चाहिए और 1/4 के आगे ग्राफ इंक्रीज करना चाहिए, तभी तो 1/4 पे मिनिमा मिलेगा। तो अगर तुझे 1/4 पे मिनिमा चाहिए तो 1/4 के पीछे ग्राफ डिक्रीज, 1/4 के आगे इंक्रीज, 1/4 के आगे इंक्रीज मतलब प्लस और 1/4 के पीछे डिक्रीज मतलब माइनस। मैं इसको मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा चुका होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता मिनिमा है तो माइनस से प्लस जाएगा, पर चूंकि मैंने मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने आपको समझाया कि बेटा 1/4 के आगे वृद्धिमान है और 1/4 के पीछे ह्रासमान है, तब जाके 1/4 पे मिनिमा मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चीज 1/4 के आगे पॉजिटिव होनी चाहिए और यही चीज 1/4 के पीछे नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर? तो लिख दूं, क्या लिखूं? 1/4 के आगे कहां तक? 0 से 1 में बोल रहा ना, हाँ तो ठीक है, 1/4 से बड़ा, है ना, 1/4 से लेकर 1 तक के बीच में अगर बात करना चाहते हो तो 1/4 से 1 के बीच में ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 0 से 1/4 में बात करना चाहते हो तो 0 से 1/4 में 1/4 के पीछे ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी एफ डैश एक्स एफ एक्स से छोटा होना चाहिए, एफ डैश एक्स एफ एक्स से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो फंडा क्या समझ में आया? फंडा ये समझ में आना चाहिए आपको कि 1/4 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, 1/4 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, और है ना, और 0 से 1/4 में एफ डैश एक्स एफ एक्स से छोटा होना चाहिए। ढूंढ लो भैया, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है ना, एफ डैश एक्स एफ एक्स से छोटा होना चाहिए 0 से 1/4 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, 0 से 1/4 में एफ डैश एक्स एफ एक्स से छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई 2012 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, मैंने एक ही पार्ट लिया क्योंकि एक पार्ट हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा बहुत रोल्स थ्योरम का आइडिया होना चाहिए था, तो वो मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट नहीं लिया है। लेकिन जब हम रोल्स थ्योरम पढ़ लेंगे तो उस वाले पार्ट की भी हम बात कर लेंगे, कोई मेजर इशू नहीं। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखिए, एफ एक्स लिखा हुआ है 1 - x का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म हमेशा पॉजिटिव है ना, ये पूरी की पूरी टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बात तो तय है, सबसे पहली बात क्या तय है कि एफ एक्स पूरी तरह से पॉजिटिव है, 100%, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ एक्स 100% पॉजिटिव है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक। अब आप पूछ रहे हो जी एक्स के बारे में, ठीक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही पहला मन में ख्याल क्या आता है? यार लेबनीज लगेगी, ऑब्वियस ही बात है, लेबनीज आपको पढ़ाई जाती है डेफिनेट के अंदर, और वहाँ पे आपको पहली भाई ऐसे क्वेश्चंस का फील पहले से आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरीका लेबनीज लगाना है, तो आप इसका जी डैश एक्स निकालो। क्या निकालो? जी डैश एक्स, ठीक है। तो आपने इसका जी डैश एक्स निकाला। जी डैश एक्स क्या होता है? जी डैश एक्स होता है बेटा जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर आप उच्च सीमा रखेंगे, यानी एक्स रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे? उच्च सीमा यानी टी रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो टी की जगह एक्स रखिए, रख दिया। जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर उच्च सीमा यानी एक्स रखिए। उच्च सीमा का अवकलन 1, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जाएंगे तो 0 है और 1 है, 1 का अवकलन 0 होता है, हम सबको पता है 1 का अवकलन 0 होता है, तो आगे लिख देता हूँ मैं 0। ये हो गया लेबनीज थ्योरम, ठीक है। लेबनीज थ्योरम लगाने के बाद एक चीज़ देखिए, एफ एक्स तो पॉजिटिव है तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है ना।
अब ये चीज़ पॉजिटिव है तो इसका होना या ना होना मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ये चीज़ डिसाइड करने वाली है। तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई ये क्या डिसाइड करने वाला है कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये तो डिसाइड करेगा कि वृद्धिमान होगा कि आसमान होगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, राइट। तो मैंने इसको नाम दे दिया माना, इसको नाम देते हैं एच एक्स। क्या नाम देते हैं, एच एक्स, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया एच एक्स, नाम दे दिया। अब मैंने इसका अवकलन किया, जब मैंने इसका अवकलन किया, इसका अवकलन कर लोगे सब, मेरे ख्याल से तो सारे बच्चे कर लेंगे अवकलन, ठीक है। तो जब आप इसका अवकलन करोगे, है ना, ठीक, तो u बाई वी लगाना है, क्या लगाना है, u बाई वी। तो इसका अवकलन लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा, 4/x+1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और -1/x आएगा, आ गया। तो आपने इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन ही आ जाएगा। अवकलन करने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो पता क्या आएगा, ये आएगा -x-1 का स्क्वायर इंटू x+1 का स्क्वायर। अगर हम ये सब भी ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम इतना भी नहीं कर पाए, हम इतने भी लायक नहीं है, तो सब बेकार है भाई। तो ये आ जाएगा। अब आप एक चीज़ सोचो, क्या सोचना है आपको बेटा, अब आपको एक चीज़ सोचनी है ना। आपको तो 1 से बड़े पर बात करनी थी, आपका तो x 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो देखिए ये टर्म तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है, ये टर्म स्क्वायर है, पॉजिटिव है, x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, आगे लगा हुआ है नेगेटिव, यानी h' नेगेटिव हो गया, ठीक। अगर h' नेगेटिव हो गया यानी hx डिक्रीजिंग हो गया। अगर hx डिक्रीजिंग हुआ, इसका क्या मतलब है भाई, hx डिक्रीजिंग, इसका मतलब है कि अगर x 1 से बड़ा है, जो कि दे रखा है, अगर x 1 से बड़ा है तो hx h1 से छोटा होगा, क्योंकि फलन डिक्रीजिंग है। अगर कोई फलन डिक्रीजिंग है तो समीका का चिन्ह बदलता है। तो अगर h' लेस देन 0 है तो hx डिक्रीजिंग है, और अगर x 1 से बड़ा है तो h 1 से छोटा होगा। अच्छा h1, यहाँ से कितने बच्चे h ऑफ 1 निकाल लेंगे, निकाल लो आप, h ऑफ 1 निकाल लो आप। तो h ऑफ 1 कितना आएगा, ये 0, ये 0, 0 आ गया। h ऑफ 1 ये भी 0, ये भी 0, 0 आ गया, क्लियर। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूँ कि hx लेस देन 0 होगा, क्या मैं यहाँ से बोल दूँ कि hx लेस देन 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि h ऑफ 1 का मान तो 0 है। तो h ऑफ x नेगेटिव आ गया। h ऑफ x नेगेटिव आने का मतलब है ये टर्म नेगेटिव आ गई, ये टर्म नेगेटिव आने का मतलब है बेटा ये नेगेटिव आ गया, बिल्कुल आया। तो आप बताओ आपका g' कैसा आया, अरे ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो g' कैसा हो गया, नेगेटिव। तो मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि g' नेगेटिव है फॉर ऑल x जो 1 से अनंत में है। 1 से अनंत में हर x के लिए g' नेगेटिव है, यानी gx हासमान है, gx हासमान है। तो 1 से अनंत में g हासमान है, यानी बी आंसर है इसका। कितना आंसर है, बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2014 में आया हुआ था, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई ये 1 से अनंत में वृद्धिमान है, 0 से 1 में हासमान है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, प्रोफाइल जो है उसी तरीके का है। कैसा वाला प्रोफाइल, भाई जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अरे यहाँ पर समाकलन दे रखा है, तो समाकलन है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन कैसे करूँगा, लेबनीज से करूँगा। तो आपने एफ के बारे में पूछा है तो मैं इसका f' निकालूंगा। क्या निकालूंगा, f', ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका f' निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ दुनिया में टी आ रहा है ना, जहाँ जहाँ टी आ रहा है उसकी जगह उच्च सीमा यानी x रखो, है ना। जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर उच्च सीमा यानी x रखो। उच्च सीमा का अवकलन 1, समझ में आ गया, उच्च सीमा का अवकलन 1। फिर जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर निम्न सीमा रखो यानी 1/x रखो। जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर 1/x रखो। 1/x रखेंगे तो 1/x प्लस x, है ना। टी की जगह भी क्या रखेंगे, 1/x, टी की जगह भी क्या रखेंगे 1/x, तो x बन जाएगा। और 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। 1/x का अवकलन होता है -1/x², ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये चीज़ बन गई, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस ये चीज़ बन गई, ठीक है। डिवाइड बाय कितना बन गया, x बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया सब। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अगर इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2, है ना, e की पावर -x प्लस 1/x डिवाइड बाय x आ गया, ठीक। अब एक चीज़ समझो, क्या समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्या हम आपको देख के बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल है, ठीक है। और आपका तो x 0 से बड़ा है, ये आपने मेंशन किया है कि x तो 0 से बड़ा है। अरे अगर x 0 से बड़ा है तो ये टर्म भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल f' कैसा है, पॉजिटिव है ना। अगर ओवरऑल f' पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, समझ में आ गया। तो क्या मेरा फंक्शन 0 से अनंत में इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है।
फॉर ऑल एक्स, आप जीरो से अनंत में कोई भी एक्स ले लो, सबके लिए इंक्रीजिंग है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे देखूं तो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन है 0 से 1 में हासमान है, गलत। ये ऑप्शन है 1 से अनंत में वृद्धिमान है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आता है बाकी ऑप्शंस, है ना। बाकी ऑप्शंस भी हम एक एक करके देखते हैं। तो ये वाला पार्ट तो खत्म होता है। अब देखिए, आपने बोला है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x 0 होगा, ठीक है। तो एफ एक्स आपके सामने है, तो एफ एक्स तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो एफ एक्स आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स 1/x से लेकर x लिखा हुआ है, e की पावर लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, t प्लस 1/t लिखा हुआ है, डिवाइड बाई t लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है, ये एफ एक्स लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ f1/x, क्या लिखता हूँ, 1/x। तो f1/x कैसे लिखूंगा, अरे f1/x लिखने के लिए जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको हटा के 1/x लिख दो। तो f1/x क्या होगा बेटा, 1/x, इसकी जगह 1/x आएगा तो ये x बन जाएगा, ये चीज़ 1/x बन जाएगी। बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ सोच के, ये चीज़ दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इन दोनों की जो लिमिट है उसमें क्या है, दोनों अपोजिट है। पहले यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं इन दोनों को बदल दूँ तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों की लिमिट को बदलूंगा, दोनों में जैसे ही बदलूंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस का चिन्ह आते ही ये चीज़ सेम बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी माइनस एफ एक्स, ये चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस एफ एक्स। तो क्या मैं बोल दूँ एफ ऑफ 1/x प्लस एफ एक्स ऑफ बराबर 0 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, 100% 0 है, ठीक है। थर्ड आंसर इसका सही है, क्लियर। तो क्या मैं बोल दूं कि एफ एक्स प्लस एफ 1/x 0 है, बिल्कुल है, ठीक। अब हम चलते हैं चौथे वाले पार्ट पर, चौथे वाले पार्ट को समझते हैं। चौथे वाले पार्ट को हम चेक कर रहे हैं। चौथा वाला पार्ट लिखा हुआ है एफ 2 की पावर x, एफ ऑफ 2 की पावर x, है ना। एफ ऑफ x की जगह 2 की पावर x आएगा, तो यहाँ आएगा 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2 की पावर x क्या आएगा, 1/2 की पावर x यानी 2 की पावर माइनस x। यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर x। ये सब चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, ठीक है। तो ये x की जगह 2 की पावर x, तो 1/2 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, ये 2 की पावर x, क्लियर, कोई बात नहीं। अब आप चाहते हो उसको चेक करूँ ये समय की विषय में, यही तो चाहते हो ना, इसको यही तो चाहते हो चेक करना कि समय विषय में। तो आपने इसको जी एक्स नाम दे दिया। अब आप जी ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। जी ऑफ माइनस एक्स बोलो, है ना। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, कहने का मतलब है एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये चीज़ प्लस एक्स हो जाएगी और ये चीज़ माइनस एक्स हो जाएगी, बाकी पोर्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बाकी पोर्शन सेम रहेगा, ठीक। आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये चीज़ तो प्लस एक्स हो गई, ये चीज़ माइनस एक्स हो गई, बाकी चीज़ सेम रहेगी। अब आप एक चीज़ सोचो, ये 2 की पावर माइनस एक्स है, 2 की पावर एक्स है, और ये 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर माइनस एक्स है। तो इन दोनों को वापस बदलूंगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो दोनों को आपस में बदलने पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्या आपका जी एक्स विषम फलन है, बिल्कुल है। क्या आपका जी एक्स विषम फलन है, बिल्कुल है। तो क्या मैं बोल दूँ जी एक्स एक विषम फलन है, बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, क्लियर। तो ये आईटी का जो क्वेश्चन था ये मल्टीपल करेक्ट था, पहला भी सही था, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। सॉल्यूशन देखने के बाद सब आसान लगता है। इंपॉर्टेंट है कि जब आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाए आईटी का, पहले आप ट्राई करो, फिर देखो ना कितना हो रहा है। अगर आपसे हो रहा है तो यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं हो रहा तो भैया सोचो, फिर तो सोचना पड़ेगा ना, फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भैया फिर ऐसे थोड़ी ना, फिर तो मुझे देखना पड़ेगा भी मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, है ना, वो इम्प्रूव करेंगे। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ आर प्लस से लेकर आर प्लस तक एफ एक्स एक अवकलनीय फलन इस प्रकार से है कि 2, अच्छे से क्वेश्चन सुन लो, एक अवकलनीय फलन इस प्रकार से है कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स अलग है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स है, ब्रैकेट क्लोज है, बराबर में लिखा हुआ है एफ स्क्वायर एक्स, ठीक, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन सा कथन, यानी एफ वृद्धिमान है, एफ आसमान है, एफ एकदिष्ट है, और चौथा ऑप्शन है टेंडिंग टू अनंत पे एफ एक्स अपॉन एक्स 1 है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपने मुझसे क्या पूछा है, भी पता लगाओ कि एफ वृद्धिमान है कि आसमान है। देखिए कोई भी क्वेश्चन में वृद्धिमान या आसमान का पता लगाता है तो क्या करना होता है, उसका अवकलन करना होता है। क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, मैंने इसका अवकलन कर लिया, ठीक है। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2
जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ से समाकलन का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो अवकलन करते ही क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, ठीक। माइनस क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। आ गया। जब आपने अवकलन किया तो अवकलन करते ही यहाँ से क्या होगा भाई, जैसे अवकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो एफ एक्स आएगा, यहाँ माइनस का एफ डैश एक्स आएगा। अच्छा, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ डैश एक्स। दो से दो कट गया, कट गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको तो एफ डैश एक्स निकालना है, आपको तो क्या निकालना है, आपको तो एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप इसको उधर ले जाइए, तो एफ एक्स बराबर ये आएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और साथ में आएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो आएगा आपके पास वो आ गया एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया, आ गया। अच्छा, एफ डैश एक्स आने के बाद आगे मुद्दे की बात करो आप। मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात ये है कि आपने मुझे डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन आर प्लस से आर प्लस में है। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन जो है वो आर प्लस से लेकर आर प्लस में है, ठीक। अगर फंक्शन आर प्लस से आर प्लस का है, इसका मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई अगर फंक्शन आर प्लस से आर प्लस में जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और जब फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो मैं यहाँ से एक बात कंक्लूड कर देता हूँ, क्या, कि भाई मेरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है। क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों पॉजिटिव है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्लियर, क्यों आएगा, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा हुआ बेटा, वृद्धिमान है। तो पहली बात तो फंक्शन वृद्धिमान है। एक बात और, दूसरी बात, अगर कोई फलन वृद्धिमान है तो एक दिष्ट हुआ ना भाई। अगर कोई फलन सिर्फ वृद्धिमान है या सिर्फ आसमान है तो एक दिष्ट होगा। हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने तभी बोला था कि बेटा अगर फलन केवल वृद्धिमान या केवल आसमान है तो एक दिष्ट होगा। तो क्या फलन एक दिष्ट है, बिल्कुल है, ठीक। अब बचता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि चौथा ऑप्शन, टेंडिंग टू अनंत पर एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर 1। तो अगर वृद्धिमान है तो आसमान तो वैसे ही नहीं होना था, ठीक। अच्छा, टेंडिंग टू अनंत पे एफ एक्स अपॉन एक्स की बात करते हैं, इसका क्या होगा भाई, देखिए आप समझना, लास्ट वाला पार्ट देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू अनंत पर एफ एक्स अपॉन एक्स बताना है। अब आप देखो, आपका फलन तो वृद्धिमान है ना, आपका फलन तो वृद्धिमान है, बढ़ता हो जाएगा। अरे जब मेरा फलन वृद्धिमान है, बढ़ता हो जाएगा, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो अनंत पे किसको अप्रोच करेगा भाई, अनंत पे अनंत को अप्रोच करेगा, अनंत पे अनंत को अप्रोच करेगा, क्योंकि फलन तो वृद्धिमान है। तो इसका मतलब अनंत पर, है ना, अनंत पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, अनंत आएगी, ठीक है। नीचे वाला क्या आएगा बेटा, अनंत आएगा। तो अनंत बटा अनंत फॉर्म है, अनंत बटा अनंत फॉर्म है, तो क्या लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल। तो मैंने क्या लगाया बेटा, एल हॉस्पिटल लगाया। अगर मैंने एल हॉस्पिटल लगाया तो ऊपर वाले का अवकलन एफ डैश एक्स, नीचे वाले का अवकलन 1। क्लियर, तो ऊपर वाले का अवकलन एफ डैश एक्स आएगा और नीचे वाले का अवकलन 1 आएगा। आ गया। क्या मुझे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अनंत, एफ डैश एक्स की जगह लिखेंगे एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भाई, ये वापस अनंत बटा अनंत फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, अनंत बटा अनंत फॉर्म है, क्योंकि ये भी अनंत है और ये भी अनंत है, तो अनंत बटा अनंत फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से अनंत बन रहा है ना, उसको कॉमन लेकर उड़ा देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। कट गया, कट गया। अच्छा, जब x अनंत को अप्रोच कर रहा है, जब x अनंत को अप्रोच कर रहा है तो ये भी अनंत को अप्रोच कर रहा है, समथिंग बटा अनंत 0, कितना बचेगा 1। तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या देंगे अपन, इस क्वेश्चन के आंसर देंगे ACD। क्या पर, ठीक, शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, कुछ सीखने को आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ABCD तो अशून्य वास्तविक संख्या है, मतलब वो 0 के अलावा सब हो सकती हैं, और AB ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, AB ग्रेटर देन 0 का मतलब समझे ना, AB ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है ना, AB ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है या तो A और B दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। चलिए, वो कहता है कि ये चीज़ बराबर 0 है, इसका मतलब 0 से 1 में भी 0 है, 0 से 2 में भी 0 है, और ये भी बराबर भी है। तो पहली बात तो 0 से 1 में 0 है, 0 से 1 में ये चीज 0 है। अब आप सोचो, जब आपको निश्चित समाकलन पढ़ाया गया था भाई, इससे पहले EOD से पहले आपको निश्चित समाकलन पढ़ाया जाता है। निश्चित समाकलन में बताया जाता है कि अगर कोई निश्चित समाकलन 0 हो रहा है तो वो तभी संभव है जब वो फलन
उस इंटरवल में कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा। तो चूंकि 0 से 1 में 0 हो रहा है, इसका मतलब 0 से 1 में किसी ना किसी पॉइंट पर ये 0 हो रहा होगा। लेकिन ये चीज़ तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 से 1 में अगर 0 हो रहा होगा तो कौन 0 हो रहा होगा, ये चीज़ 0 हो रही होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ax³ प्लस bx², ठीक है, प्लस cx प्लस d बराबर 0 होगा। अरे कब होगा, ये 0 होगा बेटा 0 से 1 में 100% किसी ना किसी पॉइंट पर 0 होगा, क्योंकि निश्चित समाकलन 0 तभी हो सकता है जब वह फलन उस अंतराल में कहीं ना कहीं जाके 0 हो रहा हो। ठीक है, उस फलन कहीं ना कहीं किसी अंतराल में जाके 0 हो रहा होगा, लेकिन बेटा ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब ये चीज़ 0 होगी, कब 0 होगी, 0 से 1 में, यानी एक रूट, इसका एक मूल 0 से 1 में आएगा, तय है। ठीक, अब इधर आ जाओ। अच्छा, ये दोनों भी तो बराबर हैं, इनको बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा भाई, इधर वाला तो 0 से 1 है, इधर वाला क्या है 0 से 2 है। 0 से 2 को क्या मैं 0 से 1 प्लस 1 से 2 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा भाई। इधर साइड में 0 से 2 लिखा है ना, उसको 0 से 1 प्लस 1 से 2 लिख देता हूँ, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, ये चीज़ 1 से 2 बच जाएगी, तो मेरे पास बचेगा 1 से लेकर 2 तक 1 प्लस e⁻x² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d dx बराबर 0। अब बात तो बराबर है, क्या बात बराबर है, अरे भाई बात तो बराबर है। वापस हम उसी कंडीशन में आ गए, ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 कौन होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 होगा कहाँ पर, 1 से लेकर 2 में, कहाँ पर 1 से लेकर 2 में। क्लियर, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 2 में किसी ना किसी पॉइंट पर ये 0 होगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होगा इन इंटरवल 1 से लेकर 2 तक। अब आप एक चीज़ सोचो, ये क्यूबिक इक्वेशन ही तो है ना, क्यूबिक बिल्कुल है। क्यूबिक के कितने मूल होते हैं, 3 होते हैं, उसमें से 2 मूल तो मैंने निकाल लिए। कैसे, अरे एक मूल तो 0 से 1 में आएगा और एक मूल 1 से 2 में आएगा, पक्का है, ये पक्का है। इस मूल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, एक मूल को बीटा बोल देता हूँ। अब सिचुएशन समझना, ठीक। तो मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन को मैंने घूरा, तो मेरे को देखा है इसके 3 मूल हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, लेट सपोज अल्फा 0 से 1 में है, लेट सपोज बीटा 1 से 2 में है। भाई एक मूल तो 0 से 1 में आएगा ही आएगा, यहाँ से प्रूव किया। एक मूल 1 से 2 में आएगा, यहाँ से प्रूव किया। अब मुझे तीसरे मूल का पता लगाना है। ठीक है, अब तीसरे मूल का पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं भाई, एक काम करते हैं छोटा सा, क्या हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना आएगा, ये आएगा बेटा -b/a। आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, -b/a। अब b/a मैंने बोला था a भी पॉजिटिव था, ए बी पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों के चिन्ह समान हो, ए और बी के चिन्ह समान हो। अगर ए और बी के चिन्ह समान है तो ये टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव। आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज लेस देन 0। क्लियर। अब आप सोचो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव कब हो सकता है, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव कैसे होगा, कब होगा, सोचो। अरे तो ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव। कैसे पता चला, अरे अल्फा तो 0 से 1 में था, बीटा तो 1 से 2 में था। इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव आ रहा है, कब संभव है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव आ रहा है, ये तब संभव है बेटा जब गामा नेगेटिव हो जाए। क्योंकि तीनों का योग नेगेटिव कैसे आ जाएगा, तो तीनों का योग नेगेटिव तब आएगा जब गामा नेगेटिव हो जाए। तो क्या मैंने आपको तीनों मूलों की स्थिति बताई, बिल्कुल बताई, कि एक मूल 0 से 1 में होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरा मूल 1 से 2 में होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा मूल डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्या हमें तीनों मूलों की स्थिति क्लियर है, हाँ है। अब बात करते हैं अंतराल में अधिकतम व न्यूनतम मान की, है ना। हमें बात करनी है कि किसी भी अंतराल में अगर हम अधिकतम व न्यूनतम, जनरली हम भाई बंद अंतराल की बात करते हैं, खुले अंतराल की बात नहीं करते, ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अगर बंद अंतराल मुझे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए उस बंद अंतराल में फलन अधिकतम कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मुझे पता लगाना है कि बंद अंतराल में फलन वृद्धिमान, सबसे पहले बात अधिकतम न्यूनतम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप फंक्शन का नेचर पता लगाओ, क्या लगाओ, नेचर पता लगाओ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा अंतराल है ना, मेरा जो अंतराल है वो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b तक है, मैंने मान लिया। और ये मेरा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो, अंतराल ऐसे भी है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर मान लेते हैं फलन वृद्धिमान है, अगर फलन वृद्धिमान है, ठीक है ना, मान लेते हैं फलन अगर वृद्धिमान है, तो काम खत्म।
भाई आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते ही आपके मन में क्या आया, अरे फलन तो वृद्धिमान है। अगर फलन वृद्धिमान है इससे मुझे क्या पता चलता है, अगर फलन वृद्धिमान है तो मुझे ए पर न्यूनतम मान मिलेगा और बी पर मुझे अधिकतम मान मिलेगा। तो बताइए मेरी रेंज क्या होगी, तो मेरी रेंज होगी बेटा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक। क्लियर? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जब भी मेरे से अधिकतम में न्यूनतम की बात करें मैं उसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, उसका नेचर पता लगाऊंगा, ग्राफ का नेचर कैसा है, फंक्शन का नेचर कैसा है। अगर वो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, फलन वृद्धिमान है, अगर फलन वृद्धिमान है तो ए पर मुझे न्यूनतम मिलेगा और बी पर मुझे अधिकतम मिलेगा। अरे ग्राफ ऐसा भी तो जा सकता था, अरे हो सकता है कि फलन हासमान हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फलन हासमान है तो ए पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, बी पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो बताइए रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी बेटा एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक, एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, फलन वृद्धिमान है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ए पर मिनिमम बी पर मैक्सिमम। अगर फलन हासमान है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ए पर मैक्सिमम बी पर मिनिमम। ठीक है, अगर आप कहोगे कि नहीं सर फलन वृद्धिमान हासमान दोनों हैं, मतलब कुछ भाग में वृद्धिमान और कुछ भाग में हासमान, ऐसा हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है बताइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? वो तो डिपेंड करेगा ना, फंक्शन का नेचर पर डिपेंड करेगा, वो तो हम नेचर देख के बता पाएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा। क्लियर? अगर मेरा ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो x बराबर c1 पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो x बराबर c1 पर आएगी। क्लियर? समझ में आ गया? और मिनिमम या तो ए पर आ सकता है या बी पर आ सकता है, डिपेंड करेगा, हमें देखना पड़ेगा। ठीक, और अगर मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, तो मिनिमम वैल्यू बेटा x बराबर c2 पर आएगी, है ना, मिनिमम वैल्यू x बराबर c2 पर आएगी, और मैक्सिमम ए या बी पर आ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जब भी क्वेश्चन अंतराल का आता है तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन के नेचर का पता लगाएंगे। फंक्शन के नेचर का पता लगाने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप देखिए कि फलन वृद्धिमान है कि हासमान है, या कुछ प्रांत कुछ भाग में वृद्धिमान कुछ भाग में हासमान है, या कुछ भाग में हासमान कुछ भाग में वृद्धिमान है। यही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है मैथ्स में। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए फिर हम ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के हिसाब से हम उसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन आता है अंतराल का, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। राइट, अब मैं देखिए क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/x, एक्स ग्रेटर देन 0 दे दिया मैंने आपको, दे दिया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए एफ एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। मैंने आपसे पूछा एफ एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया ई की पावर पाई बड़ा है कि पाई की पावर ई बड़ा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। समझ में आ गया? मैंने आपसे पूछ लिया कि 2020 की पावर 1/2021 बड़ा है, ठीक है, या 2021 की पावर 1/2020 बड़ा है ना, ऐसा पूछ लिया आपसे। कुछ भी पूछा सकता है भाई, कुछ भी पूछा सकता है। ठीक, अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, हमें सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? इसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला। ठीक, आपको जब मैंने एमओडी पढ़ाया था तब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि x की पावर 1/x का x की पावर 1/x तो होगा ही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx log x, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। ठीक, तो x की पावर, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर 1/x, यहाँ u भी लगा लो, क्या लगा लो, यहाँ पर u भी लगा लो। तो u भी लगाओगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद देखिए x पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो आप सोचो क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ पॉजिटिव है, बिल्कुल है। क्लियर? तो यहाँ से एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। कौन सा पॉइंट मिलेगा? ई। कौन सा पॉइंट मिलेगा? ई। साइन डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस और प्लस, यही होगा। तो सबसे पहले आपने इसका अवकलन कर लिया, बिल्कुल करा। अवकलन करने के बाद आपको ये पॉजिटिव यहाँ से एक ही पॉइंट मिलेगा ई, और साइन डायग्राम माइनस से चालू होगा। क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये फंक्शन 0 से लेकर ई में वृद्धिमान है और ई से लेकर अनंत में हासमान है।
भाई ई के पीछे प्लस है और ई के आगे माइनस है, तो ई से अनंत में ह्रासमान है और 0 से ई में वृद्धिमान है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है अगर मैं इसका रफ स्केच बनाऊं, रफ स्केच बनाऊं तो कैसा जाएगा भाई ग्राफ? एक प्रिडिक्टेबल ग्राफ है ना, कैसा जाना चाहिए? तो इसका ग्राफ जाएगा बेटा 0 से ई में बढ़ेगा और ई से में आगे घटेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ जाना चाहिए। एक ग्राफ स्केच है बना लिया हमने, तो इस तरह का ग्राफ जाना चाहिए। अब ग्राफ इस तरह से जाएगा, तो एक बार बताइए मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिलेगी? तो मैक्सिमम वैल्यू ई पर मिलेगी। किस पर मिलेगी? ई पर मिलेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे यस, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ई पर। कितनी आएगी? ई रख लो आप, तो ई रखने पर आएगी ई की पावर 1/e। ठीक है, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज ई की पावर 1/e। आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है, और इस तरह के क्वेश्चंस को केवल और केवल मैक्सिमा मिनिमा से ही सोचें, बाकी आप फंस जाओगे। अदरवाइज अगर आपने अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया ना तो आप फंस जाओगे बेटा। अब सुनना अब क्या होगा, एक चीज़ सोच, है ना, ये ई है तो पाई आ गई होगा भाई, तो ऑब्वियसली बात है पाई आ गई होगा बेटा। अरे ई तो होता है 2.7 लगभग, और पाई होता है लगभग 3.14, तो पाई आ गई होगा। तो क्या पाई पर वैल्यू ज़्यादा है कि ई पर ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है ई पर वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमा तो एक ही है भैया ई पर। ई के आगे जाऊंगा या ई के पीछे जाऊंगा वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैक्सिमा ई पर है तो ई पर वैल्यू ज़्यादा है और पाई पर वैल्यू कम है। तो ई पर वैल्यू पाई पर से ज़्यादा है। ई पर वैल्यू कितनी है? ई की पावर 1/e। पाई पर वैल्यू कितनी है? पाई की पावर 1/पाई। दोनों तरफ ई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर पाई गिरदन होगा पाई की पावर ई से। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा ट्रू, अच्छा ट्रू, क्लियर। अब आप सोचो, है ना, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये भी पूछा जा सकता था कि 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, है ना, 6 की पावर 1/6, 7 की पावर 1/7, ये ट्रू है कि फॉल्स है? पूछ सकता है वो, पूछ सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ पे जाओ वापस, चले गए? अब देखते जाना भैया, तमाशा देखो। ई के आगे 3 होगा, 3 के आगे 4 होगा, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, 6 के आगे 7। 3 पर वैल्यू ज़्यादा है, 4 पे कम है, 5 पे और कम है, 6 पे और कम है, 7 पे और कम है। तो क्या मैं लिख दूं, क्या मैं लिख दूं कि 3 पर वैल्यू 4 से ज़्यादा है? क्या 4 पर वैल्यू 5 से ज़्यादा है? क्या 5 पर वैल्यू 6 से ज़्यादा है? ठीक है, क्या 6 पर वैल्यू 7 से ज़्यादा है? तो यहाँ से लिख देता हूँ 3 की पावर 1/3 बड़ा होगा 4 की पावर 1/4 से, ये बड़ा होगा 5 की पावर 1/5 से, ये बड़ा होगा 6 की पावर 1/6 से, और ये बड़ा होगा 7 की पावर 1/7 से। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा ट्रू। ठीक, अब बात आती है 2020 वाले क्वेश्चन की, है ना। तो 2020 वाले को भी देख लो भैया। 2020 वाले में क्या है आप बताओ? 2020 और 2000 की ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ कहीं से जाएगा तो 2020 पर वैल्यू और 2021 पर वैल्यू। तो 2020 पर वैल्यू ज़्यादा होगी, 2021 पर वैल्यू कम होगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2020 पर जो वैल्यू होगी वो 2021 से ज़्यादा होगी। तो 2020 पर वैल्यू होगी कितनी? 2020 की पावर 1/2020। 2021 पर वैल्यू कितनी होगी? 2021 की पावर 1/2021। समझ में आ गया? तो 2020 पर वैल्यू ज़्यादा होगी, 2021 पर वैल्यू कम होगी। बस अब आप देख लीजिए क्या चाहिए आपको, है ना। इसको उधर ले जाइए, दोनों तरफ मतलब ले लेना आप समझदार हो। मैंने गलत लिख दिया, ये 2020 की पावर 1/2021, ये गलत लिखा है मैंने, है ना। ये 2020 कर लो, ये 2021 कर लो। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अच्छा ट्रू, ये ट्रू है। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली बोल सकते थे ट्रू है। तो ये एक तरीका है ना, ये अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला fx बराबर cos 3x - 15 cos x + 8 x π/3 से 3π/2 में इसका मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना है। क्योंकि क्वेश्चन बंधनतराल का है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले f' निकालो। क्या निकालो? f'। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका f' निकालता हूँ। क्या आएगा इसका f'? इसका f' आएगा -3 sin 3x आएगा, ओके, और प्लस का 15 sin x आएगा। वो आप निकाल सकते हो, है ना। 15 sin x आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे भाई? sin 3x का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है? 3 sin x - 4 sin क्यूब x प्लस ये कितना आएगा? 15 sin x आएगा। आ गया। अच्छा, 15 sin x में से 9 sin x गया तो कितना बचेगा? 6 sin x बचेगा, प्लस कितना बचेगा? 12x क्यूब बचेगा, है ना। तो 6 sin x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 + 2 s² बचेगा। आ गया। अब आप एक चीज़ सोचो, क्या सोचना है आपको भाई? ये जो चीज़ है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ,
साफ बोल रही है चीज़, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरे पे तो भूल जाओ, मेरे पे डिपेंड ही नहीं करता, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा साइन एक्स पर। तो जब साइन एक्स पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा, तो देखते हैं नेचर कैसा होगा। तो π/3 से लेकर और पाई तक, ये तो श्योर है कि π/3 से लेकर पाई तक ये पॉजिटिव होगा। π/3 से लेकर पाई तक तो ये पॉजिटिव होगा, यानी f' पॉजिटिव होगा, यानी वृद्धिमान होगा। अच्छा पाई से लेकर और 3π/2 तक, पाई से लेकर 3π/2 में नेगेटिव होगा, तो f' हासमान होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बात तय है, क्या तय है भाई, एक बात मुझे समझ में आ गई कि π/3 से लेकर पाई में मेरा फलन जो है बढ़ेगा और π/3 और पाई से 3π/2 में घटेगा। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा जा रहा होगा, मेरा ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा, π/3 ये पाई है और ये 3π/2 है, ठीक है। तो π/3 से लेकर पाई में ये बढ़ रहा होगा, बढ़ेगा, और पाई से लेकर 3π/2 में घट रहा होगा, ठीक है। तो π/3 से लेकर पाई में बढ़ रहा होगा और पाई से लेकर 3π/2 में घट रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद समझना अब आप, ठीक है। π/3 से पाई में बढ़ रहा होगा, पाई से 3π/2 में घट रहा होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो पाई पर ही आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी बेटा, पाई पर आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, f ऑफ पाई के। तो पाई रख दो, क्या रख दो, पाई, ठीक है। पाई रख देते हैं। cos 3π -1, cos पाई -1 प्लस हो गया 15 प्लस 8, ठीक है। तो आंसर आएगा 22। ये 22 कब आया, ये 22 बेटा मैक्सिमम वैल्यू आई है। क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू। अब चाहिए तुझे मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा मिनिमम वैल्यू मुझे नहीं पता किस पर आएगी, तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी भाई, या तो मिनिमम वैल्यू π/3 पर आएगी या 3π/2 पर आएगी, किसी एक पर आएगी। तो देख लेते हैं किस पर आने वाली है। तो या तो π/3 पर आएगी या 3π/2 पर। तो π/3 रखो पहले तो, और एक 3π/2 रख कर देख लो, ठीक। तो मैं 3π/2 रख के देखता हूँ। 3π/2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 8। और अगर मैं π/3 रखता हूँ तो π/3 पर cos पाई होगा -1, ठीक है। cos 16 यहाँ रखूंगा तो हाफ 15/2 आएगा और प्लस 8 आएगा, ठीक है ना। तो ये गया माइनस का 17/2, है ना। 8 माइनस का 17/2, आई थिंक माइनस हाफ आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस हाफ, ठीक है ना। कितना आ रहा है, माइनस हाफ। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, ठीक। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि माइनस हाफ छोटा है कि 8 छोटा है। तो माइनस हाफ छोटा है, तो आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर अपन देंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा -1/2 से लेकर 22 तक, -1/2 से लेकर 22 तक, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा -1/2 से लेकर 22 तक। सेकंड वाले पर आ जाइए। सेकंड वाले का अगर हम अवकलन करते हैं, है ना, सेकंड वाले का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, e की पावर का e की पावर तो रहेगा ही रहेगा, e की पावर का e की पावर तो रहेगा ही रहेगा। इसका भी तो होगा अवकलन, कितना आएगा, 2x - 4। कर लिया अवकलन। अवकलन करने के बाद ये चीज़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो यहाँ से एक ही पॉइंट मिलेगा, x बराबर 2। समझ में आ गया। तो e की पावर का e की पावर तो होगा ही होगा, फिर पावर का भी तो करेंगे, तो 2x - 4, तो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ से अपन को एक पॉइंट मिलेगा 2 प्लस और माइनस, मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर x 2 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर x 2 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रिडिक्टेबल ग्राफ कैसा बनेगा, प्रिडिक्टेबल ग्राफ बनेगा कि -5 से लेकर 2 में, -5 से लेकर 2 में ग्राफ घटेगा और 2 के आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये रफ स्केच है, ध्यान रखना, हम कभी भी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाते, हमें तो रफ स्केच से काम हो जाता है। इतना मुझे पता है कि 2 के आगे बढ़ेगा और 2 के पीछे घटेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगी, 2 पर। मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगी बेटा, 2 पर। तो मिनिमम वैल्यू 2 पर मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो आप। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 2। चलिए 2 रख देना, रख दोगे 2 रखोगे तो कितना आएगा भाई, 4 और 3 7, 7 - 8 -1, e की पावर -1 कितना आएगा, 1/e, ठीक। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता किस पर आने वाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं किस पर जाऊंगा, मैं -5 पर भी देखूंगा और 5 पर भी देखूंगा, -5 पर भी देखूंगा और 5 पर भी देखूंगा। तो 5 पर देखिए, 5 पर कितना आएगा, e की पावर 25 - 20, 5, 8 आएगा, करेक्ट है। और -5 पर 25 और 20 टोटल 48 आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम e की पावर 48 है, मैक्सिमम कौन सा है, e की पावर 48 है। तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया इसका मिनिमम वैल्यू 1/e है और मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 48 है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार, है ना।
क्लियर। लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, कल को आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने प्रॉपर इंग्लिश में भी लिख दिया है कि फाइंड इमेज ऑफ -1,3 अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड दिस फंक्शन। ठीक है, आपको बेसिकली -1,3 की इमेज निकालनी है इस फंक्शन के अंदर। ठीक, कहने का मतलब क्या है, अरे कहने का मतलब जैसे ये ग्राफ ऐसा है, समझ में आ गया, कोई पॉइंट यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ दिखेगी। तो इमेज का क्या मतलब होता है, उसकी इमेज यहाँ दिखेगी ना। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा, है ना, 1,0 है, ठीक है, तो उसकी इमेज दूसरी तरफ दिखेगी, 0,1 होगा बेसिकली, अगर हम इन्वर्स की बात करें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इसकी इमेज उल्टा दिखेगी ना। तो 1,0 है ना, तो उसकी इमेज दिखेगी 0,1, है ना, ऐसे दिखेगी आपको। तो इमेज का क्या मतलब हुआ कि x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। कहने का मतलब क्या हुआ, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जब मैं इमेज निकालना चाहता हूँ तो ये तो मेरे लिए x है, तो इनकी इमेज क्या होगी, इनकी y पर वैल्यू। y का मतलब क्या है, इनकी मुझे y वैल्यू निकालनी है, यानी इनकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। ठीक, तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले इसका अवकलन करिए। इसका अवकलन कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा 12x² - 12 आएगा। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लिया, x + 1 × x - 1 आएगा, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा भाई, -1 से 1 में घटेगा, -1 से 1 में घटेगा और 1 से 3 में बढ़ेगा। समझ में आ गया, तो -1 से 1 में घटेगा और 1 से 3 में बढ़ेगा। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आपके सामने है। -1 से 1 में देखेंगे तो घटेगा, 1 के आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, मिनिमम वैल्यू 1 पर आएगी। तो F1 क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। कितनी देगा भाई, F1 आपको मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, F1 देगा आपको -8। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू या तो 3 पर आएगी या -1 पर आएगी, तो निकाल लेते हैं। तो -1 पर कितनी आएगी भाई, -1 पर आएगी -4 + 12 8 आएगी। ठीक है, और 3 पर कितनी आएगी, 3 पर आएगी 3 27 108 108 - 36 40 68 72 आएगी। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। अब आप डिसाइड कर लीजिए मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम -8 है और मैक्सिमम क्या है, 72 है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आ गई बेटा, इसकी रेंज आ गई -8 से 72। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्या ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि इस फंक्शन की -1 से 3 में इमेज ज्ञात करो, इसका मतलब इसकी क्या निकालनी है, आपको रेंज निकालनी है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको रेंज निकालनी थी, यानी उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई बेटा, -8 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 72। ठीक है, 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।